नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड लॉ एंड लाइफ के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा दैट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी लीगल टॉपिक, रादर आज हम ये देखेंगे दैट हाउ टू स्टार्ट, यानी कि जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से हम शुरुआत करें उसकी। ठीक है, देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ करने जा रही हूँ। मैं एक तरीका आपको बताने जा रही हूँ। आपको मेरी बात को ब्लाइंडली ब्लैंकली बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। अभी आगे आने वाले वीडियो में मैं जो आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगी, आप मेरी तरफ से ये काम करिएगा। जैसे मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हो या आप अभी अपने कॉलेज में हो, ठीक है, कहीं पर भी हैं और आपकी क्लास लगती है, आप रोज़ क्लास लेते हैं, फिर आप अपना नोट्स रख देते हैं या रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद अपना जो भी स्टडी करनी है स्टडी करते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 2-3 दिन तक ऐसा करना कि जिस भी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, फॉर 2-3 डेज जिस भी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कीप स्टडिंग इन दैट वे ओनली, उसी तरह से आप पढ़ो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस तरह से आप अपनी पढ़ाई करिए। एंड बिलीव मी, ये स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी एक है, लेकिन ये आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में हेल्प करेगी। ठीक है, तो उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा, या आपने अगर देख रखा है अपना प्लान बना लीजिए कि आपको 2-3 क्लासेस लेने के बाद या 2-3 डेज सेल्फ स्टडी करने के बाद फिर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और उसके बाद आप जाके पढ़ाई करिएगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी, आपका माइंड सेट, वेयर आपको देखने का नज़रिया, ठीक है, किस तरह से पढ़ना है, ये तरीका अगर आपका नहीं बदलती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आएंगे और आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि मैम आपने जो तरीका बताया इसने मेरी कोई मदद नहीं की और अब मैं किसी दूसरे तरीके से अपनी पढ़ाई करूँगा या करूँगी। और अगर आपका ये हेल्प करता है तो और आपका मन करे तो आप बता सकते हैं ये भी कि मैम आपकी स्ट्रैटेजी ने हमारी मदद की और नाउ आई एम स्टडिंग इन अ डिफरेंट वे। देखो क्या होता है, आप कहीं से भी कोचिंग करिए, किसी भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से, आप टॉप मोस्ट कॉलेज से पढ़े हुए हो या आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो, आप 24 घंटे में से 28 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखते हो, कोई भी स्टूडेंट हो, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड प्लान, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड स्ट्रैटेजी, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एसिंग द एग्ज़ाम। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन है एक दूसरे का, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, तो अगर आपको एग्ज़ाम ही नहीं पता है, यू डोंट नो व्हाट द एग्ज़ाम इज़, तो कुछ भी कर लो आप, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप काफ़ी ब्रिलियंट है तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। बट व्हाट अबाउट द रैंक, एक स्टूडेंट होता है, उसका ड्रीम ये होता है कि अच्छा 610 वैकेंसी है, चलो 610वीं रैंक भी आ जाएगी तो भी भैया बहुत बड़ी बात है, जज बन जाएंगे। ठीक, बट दूसरी तरफ एक स्टूडेंट होता है, उसको ये हमेशा रहता है कि मेरी रैंक हमेशा फर्स्ट टॉप 10 में होनी चाहिए या टॉप 20 में होनी चाहिए, जैसे भी उस स्टेट में वैकेंसी हो। ठीक है, तो मेरी जो ये कोशिश है आप लोगों के लिए, ये एक एक्सपेरिमेंटेड तरीका है विच आई नो दैट इट वेरी इफेक्टिव। और आपको मैं बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो तरीका मैंने बताया एक बार उस तरह से करके तभी फॉलो करना। और नहीं काम करता है तो ज़रूर बताइएगा, काम करता है तो नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये जो लेक्चर है। और गाइज ये चीज़ आप समझ लो, लॉ स्टडी से ज़्यादा, यानी जो लीगल स्टडी है उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउ टू स्टडी। अगर ये नहीं पता तो फिर वही बात है, आप कितना भी पढ़िए, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, कॉलेज एग्ज़ाम्स की बात अलग होती है, बट जुडिशरी यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यू नीड टू हैव अ वेरी प्रॉपर एंड गुड अप्रोच। तो देखो मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगी, मैंने कहीं पे नोट डाउन करके अभी नहीं रखा है, एक मैंने बनाया था शॉर्ट में उसमें, बट ठीक है। तो नंबरिंग वंबरिंग से मुझे कोई ख़ास मतलब नहीं है, और आपसे भी ये गुजारिश है कि आप एक पेन पेपर पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो आप वीडियो दोबारा भी आके देख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, जुडिशियल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज़ नो योर स्टेट। ठीक है, पहले तो आप अपना स्टेट जानिए। अब ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि जुडिशरी एग्ज़ाम स्टेट वाइज एग्ज़ाम है, हर स्टेट अपनी तरह से कंडक्ट कराता है, ये कोई ऑल इंडिया जुडिशरी अभी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब इस लॉ स्टूडेंट में जब आप इस फील्ड में आओगे, एग्ज़ाम देने वाले फेज़ में आओगे, तो आप इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, क्योंकि एमपी की वैकेंसी निकली, दिल्ली की वैकेंसी निकली, झारखंड की निकली, उड़ीसा की निकली, कहाँ की निकली, गोवा की निकल गई, असम की निकल गई, यूपी की निकल गई। अब हम ऐसे स्टूडेंट हैं कि हम हर जगह का एग्ज़ाम भर रहे हैं, हम हर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको आई पर्सनली नो, जो बहुत अच्छी रैंक्स एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई किए हैं, उनके अंदर ये मैंने पिक्यूलियर एक कॉमन चीज़ देखी, दैट दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड देयर स्टेट।
जैसे कि 2 या 3 स्टेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे जैसे यूपी में जाना है, बिहार देना है, मुझे दिल्ली देना है, मुझे झारखंड देना है, या मैं एमपी का हूँ मुझे एमपी देना है, या मैं आंध्र प्रदेश का हूँ मुझे आंध्र प्रदेश देना है, मुझे केरला देना है। ये आप खुद से डिसाइड करो। फर्स्ट स्टेप इज़ डिसाइड योर स्टेट, सिलेबस और बेयर एक्ट से पहले ही, ठीक है। वरना क्या होगा, एग्ज़ाम्स जब आने लगते हैं तो हम अट्रैक्ट होकर यहाँ का भी वहाँ का भी एग्ज़ाम देते हैं और लास्ट में होता क्या, हमारा कहीं भी नहीं होता। ये काम आप तब कर सकते हो जब आप एक बार आपके बेयर एक्ट और कंसेप्ट्स और आंसर राइटिंग एवरीथिंग इज़ वेल प्रिपेयर्ड, उसके बाद आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दो, डज नॉट मैटर। लेकिन क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, या फिर आप 1-2 साल पढ़ चुके हो बट स्टिल यू आर नॉट इन दैट फेज कि आप इतनी वेल प्रिपरेशन है कि कहीं का भी एग्ज़ाम दे सके, तो इसलिए ये चीज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप अपना स्टेट डिसाइड करिए। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप ये है कि अब आपने स्टेट अपना डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपी देना है, मुझे दिल्ली देना है, मुझे एमपी देना है, वट एवर यू हैव डिसाइडेड। उस स्टेट की जो पीएससी है, जैसे कि मान लो यूपी है, मैं बार बार यूपी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मेरे लिए यूपी ज़्यादा फेमिलियर है। तो जैसे यूपी है तो आप यूपी पीएससी की साइट पर जाइए, उस वेबसाइट पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेट डिसाइड करने के बाद पहले सेकंड चीज़ ये कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि उस स्टेट का सिलेबस क्या है ना। क्योंकि आपको सब कुछ तो नहीं पढ़ना, बैराक में तो सब कुछ दे रखा है, और अगर आप आंसर राइटिंग करने बैठोगे तो कितने क्वेश्चन है, क्या आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता कैसी चलेगी, सिलेबस से, दैट व्हाट दैट पर्टिकुलर स्टेट इज़ डिमांडिंग फ्रॉम मी, ठीक है। ये चीज़ आप सिलेबस से जानोगे। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप? देखो, सिलेबस अकेले आपकी कोई मदद नहीं करेगा। सिलेबस को कौन सी चीज़ें जो कॉम्प्लीमेंट करती है, दैट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पी वाई क्यूज़ ऑफ बोथ पीटी एंड मेंस। आपको बुक खरीदनी है, बुक नहीं मिल रही है, जहाँ रहते हो आप वहाँ से नहीं मिल रही है, ऑनलाइन सर्च करो। अगर आप इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इट मीन्स यू हैव द एक्सेस टू इंटरनेट। आप ऑनलाइन हर चीज़ मिलती है, सर्च कर लीजिए। और अगर आपके यहाँ डिलीवरी ऑनलाइन होती है तो अमेज़ॉन वगैरह पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मिल जाएगी, आप उसको मंगा लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, आई हैव दिस पी वाई क्यू ऑफ यूपी की सिंगल्स की ये पी वाई क्यू मेरे पास है, जो प्रिलिमिनरी की सारे क्वेश्चंस हैं इसके पास, 10 ईयर 12 ईयर्स जितने के भी होंगे, 2002 से लेके 2016 तक, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं। अब आप सिलेबस अपने पास रखो और माइंडेड सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 2 या 3 पन्ने में पूरा सिलेबस आ जाता है। और सिलेबस का जो प्रिंट आउट निकलवाना है, सिर्फ पीटी का नहीं निकलवाना है, पीटी का भी, मेंस का भी, और इंटरव्यू में तो 4 लाइनें दिए रहते हैं, दैट दे आर गोइंग टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी, ये सारा, ठीक है। तो पूरा फुल सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा सकती हूँ। देखो, जैसे ये 2016 का था यूपी जुडिशियल, तो व्हाट आई हैव डन, जैसे कि मैंने ना क्या करके रखा है, कहाँ पे लिखा है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के बगल में लिख के रखा है कि ये सीपीसी से है, ये कहाँ से है, ये टीपीए से है ना। इसी तरह से देखो, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का ये क्वेश्चन है, आईपीसी का, इस तरह से किनारे रखकर लिखा है। ये आपकी अपनी एक चॉइस होती है, ये आपका अपना तरीका है उसको बाइफरकेट करने का, ये आप अपने तरीके से करेगा। इसमें मैं या कोई भी आपको बता नहीं सकता कि ऐसे ऐसे करके करना। बस करना क्या है, आपको ये देखना है कि एविडेंस एक्ट है मान लो, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट की जो ये मेरा स्टेट है, इस स्टेट में पहले तो कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लमसम आपको एक आइडिया लगेगा। लाइक मान लो 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर वो जो 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो किन किन एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे सेक्शन 6 से है, या सेक्शन 5 to 55 इंडियन एविडेंस एक्ट में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहीं से होते हैं। तो एक आपको ये आइडिया लगेगा कि सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में आउट ऑफ 15 10 क्वेश्चंस वहीं से थे, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे, जितने ज़्यादा आप एनालिसिस करते जाओगे, आपको ये पैटर्न हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। तो इस तरह से आपका एक आइडिया लग गया। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है सीआरपीसी और सीपीसी या जो भी टीपीए, जो भी आपके स्टेट में सब्जेक्ट आते हैं, उसमें ये सेम चीज़ फॉलो करनी है। एक ईयर का पीवाईक्यू देखने से काम नहीं चलेगा, ये भी बता दूँ। इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम 3-4 साल की तो हो ही क्वेश्चन पेपर आपके पास, उसमें हर सब्जेक्ट को, और इसको A4 शीट में कंजूसी नहीं करनी है और बिल्कुल जी भी नहीं चुराना। मैं बार बार ये कहती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं ना, जी चुराने लग जाते हैं, उनका मन नहीं करता कौन ये काम करे। देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने ये काम नहीं किया है तो फिर आप बैठो बेयर एक्ट लेके और पढ़ते जाओ। बेयर एक्ट इज़ लाइक एन ओशन, उसमें तो घुस जाओगे तो घुसते ही जाओगे, है ना। उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। आपको क्या होता है, मेन इन दैट यू हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम।
तो आप अपना A4 शीट लेंगे, उसमें लिख लो CPC के ये क्वेश्चन, CRPC के ये क्वेश्चन। उस A4 शीट में पूरे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है नहीं है, आपको लिखना क्या है, टॉपिक्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा PYQs वाला स्टेप। नाउ सेम प्रोसेस आपको मेंस के लिए भी करना है। देखो, अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं, या चलो अभी कल से क्यों स्टार्ट करोगे, 2-3 दिन तो वही तरीका अपनाओ जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या चलो आप 2 दिन ही ले लो, इसको करने के बाद ही मेरा तरीका अपनाइएगा। या मान लीजिए आप फील कर रहे हैं कि चलो मुझे अभी से फॉलो करना, तो अभी से कर लो। लेकिन अगर आपको अपना PYQ एनालिसिस करने में बोथ PT और PT में ऐसा नहीं सिर्फ लॉ का ही करना है, लॉ में भी और GS का भी, जिस भी स्टेट से, अगर आप में GS आता है तो GS भी करो, लॉ करो, दोनों करो। अगर आपको 1 हफ्ता भी लग जाता है ना, आप मान के चलिए ये टाइम आपका गोल्डन पीरियड रहेगा। गोल्डन नहीं बल्कि मैं तो डायमंड पीरियड बोलूँगी, क्योंकि अब 1 हफ्ते बाद आप, आज संडे है, मान लो कोई भी दिन है, चलो आज संडे लेते हैं, आज संडे है, आपने आज से एनालिसिस करना शुरू किया, आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के, मेंस के सब एनालाइज करके सब लिख डाले। अब 1 हफ्ते नेक्स्ट, आफ्टर 1 वीक जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो एक अलग अप्रोच से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जैसे अब मैं अगर सेक्शन 6 रेस्ट जस्टे पढ़ूंगी तो मेरा दिमाग ऐसे लूजली नहीं देखेगा उसको, उसको एक एक कीवर्ड्स देखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था कि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद उस पर मैं पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करूँगी, उसके केसेस याद करने की कोशिश करूँगी, सोचूंगी कि मैं कोई इलस्ट्रेशन अगर खुद से इस पर बना सकूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था कि मेंस में भी सेक्शन 6 रेस्ट जस्टे पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। आप यकीन मानिए, छोटे सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन जब बात बड़े सब्जेक्ट्स की आती है, लाइक CPC या CRPC, तब ये चीज़ आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि बच्चे एकदम हौच पौच हो जाते हैं। CPC पढ़ रहे हैं तो 6-6 महीने CPC पढ़ते रह गए, उसके बाद भी उन्हें आइडिया नहीं लगा कि क्वेश्चन जब उनके सामने आया तो दे फील लाइक दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक कि उसमें लिखें क्या। उसका कारण यही है। ठीक है, तो आप पहले तो ये चीज़ फॉलो करेंगे। अब देखो, एनालिसिस हो गया ना, तो आप समझ लो आपका 100% लगता है कोई भी एग्ज़ाम निकालने में, तो आप 40% यू आर डन। ठीक है, दोनों में करना है, GK लॉ दोनों, GK मतलब जनरल स्टडीज़ दोनों, GS एंड लॉ बोथ, किसी को छोड़ना मत। अगर किसी भी चीज़ को आपने लाइटली लिया, मैं बता रही हूँ, यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक योर एग्जाम, दैट टू विद द गुड रैंक। नॉर्मल एग्जाम आई डोंट नो शायद निकल जाए, बट रैंक तो फिर नहीं आनी है। उसके अलावा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, कि हमारा प्रीलिम्स का नहीं बट मेंस का पार्ट है, वो ये है कि हम ट्रांसलेशन, ऐसे, प्रेसी राइटिंग, इसको तो भाई मेंस, जब हमारा प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस देना होता है ना, तब हमें कहीं अचानक से याद आता है, ओ ये तीनों भी हैं, और ये तीनों फिर भाई है ना डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप, वैसे मैं ये बोलूँगी कि पहले तो आप ये एनालिसिस कर लो। एनालिसिस करने के बाद जब अपनी स्टडीज़ अगेन स्टार्ट करने जाना, उस टाइम अपना टाइम टेबल बनाना कि हफ्ते में 1 दिन या हर 15 दिन में 1 या 2 दिन मुझे एक ट्रांसलेशन, एक प्रेसी राइटिंग और एक कोई टॉपिक उठा लो, कि जैसे मान लो अर्बनाइजेशन ले लो, या विमेन एम्पावरमेंट ले लो, कुछ भी, कोरोना वायरस ले लो। अब समझ लो कि कोरोना वायरस, पैंडमिक डिजीज़ पे मान लो कोई आपके पास आ जाता है ऐसे, तो आपको लिखना रहेगा, तो उसका मटेरियल कलेक्ट करने की कोशिश उस 15 दिन में, जो 2 दिन आपने निकाला है उस दिन करिए। इस तरह से करते जाइए। ठीक है, तो इसके अलावा तो इतना कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन एक एक पटरी पे आ जाएगी, ढंग से चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब अच्छा, इंटरव्यू प्री मेंस, ये आपका समझ लो अभी ज़ीरो से, जो स्क्रैच से प्रिपरेशन होती है ना, मैं उसकी ही बात बता रही हूँ। और इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, तो देखो, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में, इंटरव्यू की तैयारी तो सेल्फ हो रही है, उसमें अलग से कुछ एफर्ट ही नहीं लगाना। क्वेश्चन आपसे वही पूछेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में अगर क्वेश्चन मान लो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे पूछना है, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तैयार किया था? जब PT के लिए और मेंस के लिए, यानी जब इस तरीके से पढ़ रहे थे तभी ना तैयार हुआ था। ठीक है, अब इतना आप करिए, आगे बढ़िए, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए कि इस चीज़ ने आपकी मदद की या नहीं की, क्योंकि नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, उसी सेम अप्रोच में। प्रीलिम्स में लॉ के लिए, GS के लिए किस तरह से पढ़ना है, मेंस में लॉ और GS के लिए कैसे पढ़ना है, मेंस में ट्रांसलेशन ऐसे भी करना है, जैसे मैंने अभी बताया, हफ्ते में 1 दिन या फोर्टनाइटली 2 डेज निकाल लो। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि कल ही बनाऊंगी, पहले आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देखिए, अगर आपके लिए कारगर रहता है मुझे बताएंगे, तो मैं आफ्टर 1 वीक या 10 डेज फिर अगेन आई विल मेक अ वीडियो कि हाउ टू अप्रोच प्रीलिम्स एंड मेंस, उसी सेम स्टडी मटेरियल से। ठीक है, इंटरव्यू के लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि इफ़ यू आर गुड एट लॉ, इफ़ यू आर गुड एट जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, आपके स्टेट के बारे में, तो इंटरव्यू आपका वैसे भी अच्छा हो जाएगा।
पर्सनालिटी अच्छी मेंटेन करना एक दिन का काम नहीं होता है, आपको पता है, आपको डेली उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए डेली डेली यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दैट हाउ यू आर स्पीकिंग और हाउ यू आर मेंटेनिंग द आई कॉन्टैक्ट और हाउ योर लैंग्वेज इज़, हिंदी कैसी है, इंग्लिश कैसी है, हाउ योर बॉडी लैंग्वेज इज़, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। तो ये भी एक दिन का काम नहीं है, और स्पेशली करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा इंटरव्यू टाइम में। तो फ़िलहाल ये एक दूसरा ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसको ट्राई करूँगी, बट अभी जो ये मैंने एक्सपेरिमेंट आपके लिए रखा है इसको ज़रूर फॉलो करिए, ऐसे ही फॉलो कर लो, इसमें कुछ आपका जाना नहीं है, आप प्रिपरेशन तो वैसे ही कर रहे हैं। और नहीं हेल्प करेगी तो भी बताइएगा, हेल्प करेगी तो भी बताइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और येस, वन मोर थिंग, लॉ एंड लाइफ पे आपको कैसे हेल्प मिलेगी, ठीक है, ये भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और मैं कुछ ऐसा शेयर करूँगी, कुछ ऐसा तरीका बताऊँगी कि जिससे आप सभी स्टूडेंट्स जो कि बहुत सीरियस है एग्ज़ाम को लेके और जो चाहते हैं कि उनको कहीं से एक्सटर्नल हेल्प मिल जाए, या तो आप कॉलेज में है या कोचिंग में अभी जाने का प्लान कर रहे हैं, या आप कोचिंग में भी हैं और या आप कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते हो बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन, नहीं जाना चाहते हो या वॉट एवर द कंडीशन इज़, तो मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, येस अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि ऐसे ऐसे पढ़ो तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा। प्लस आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ स्पेशल बैच, येस ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के स्टेजेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप फील करेंगे प्रीलिम्स निकालना एक लेवल के बाद ईजी हो जाता है, बट मेंस इज़ द डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो मेंस की प्रिपरेशन भी जो बच्चे अगर शुरुआत से लग के साथ में कर लेंगे, ठीक है, उनका देखिएगा डिफरेंस ज़रूर से ज़रूर क्रिएट होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगी आपके साथ इन डिटेल। अभी फ़िलहाल मेरा जो ये अप्रोच था मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। कमेंट में ज़रूर बताइए हेल्प किया नहीं किया, नहीं किया तो ज़रूर बताना है, हेल्प किया तो चाहे थैंक यू बोल दो या कुछ भी कर दो, ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।